सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 17 अनुच्छेद लेखन। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। लेखन और चिंतन कौशल का विकास। इसके द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाता है और किस प्रकार से चिंतन यानी कि सोच कर लिखा जाता है। साथ ही साथ हम सीखेंगे वाक्यों का एक दूसरे से संबंध जोड़ना, एक दूसरे से संबंधित कर वाक्यों को लिखना सीखेंगे। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करना, हमारे मन में उस चीज को, मतलब जिस विषय पर अनुच्छेद दिया गया उस विषय को लेकर हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं और उनको हम कैसे व्यक्त कर पाते हैं। किसी एक विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करके लिखना अनुच्छेद कहलाता है, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन से हमारी कल्पना शक्ति, रचनात्मक क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही विषय की जानकारी भी बढ़ती है। तो किसी विषय पर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उस विषय के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी कल्पना शक्ति, हम उस चीज के बारे में सोच सोच कर लिखना सीखते हैं, हमारी रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती है और साथ साथ उस विषय के संबंध में हमारी जानकारी भी बढ़ती है। इसलिए अनुच्छेद लिखे जाते हैं। किसी विषय पर अपने विचारों को एक अनुच्छेद में प्रकट करने को ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो एक अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ में हमें अपने विचार बताने होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते, कौन सी बातें हैं। दिए गए विषय पर मन में विचार करें, विषय पर विचारों की एक रूपरेखा तैयार करें। जो भी विषय आपके सामने हो उसको अपने मन में सोचे उस विषय के बारे में, और फिर एक रूपरेखा तैयार कर ले अपने मन ही मन में कि हम किस प्रकार से वर्णन करेंगे, किस प्रकार से हम बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। विचारों में क्रमबद्धता का ध्यान रखें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें लिखें। क्रमबद्धता जरूरी है, यानी कि वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। यानी कि पहले कुछ बता रहे हो फिर अचानक से कुछ और बताने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि सामने वाले को समझ में आने चाहिए आपके विचार। मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए, जिस विषय के बारे में बताना उसी को बताए, अनाप शनाप जानकारी ना दे। भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, आसान भाषा का और शुद्धता का ध्यान रखेंगे। आसान भाषा का प्रयोग करेंगे, शुद्धता होनी चाहिए वर्तनी की भी और वाक्यों की भी। किसी भी तरह के विस्तार से बचना चाहिए। तो अनुच्छेद हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं, तो इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं देना होता, बढ़ाना नहीं होता बात को। अनुच्छेद लेखन में एक अनुच्छेद होना चाहिए, एक ही अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। आइए अब कुछ अनुच्छेद देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से लेखन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है मेरी माँ। मेरी माँ बहुत प्यारी है, वे रोज सुबह घर में सबसे पहले उठ जाती है। घर के सब लोगों का ध्यान मेरी माँ ही रखती हैं। वे दादा दादी का पूरा ध्यान रखती हैं। दादी कहती है कि मेरी माँ घर की लक्ष्मी है। मैं भी माँ को भगवान के समान मानता हूँ और उनकी हर बात मानता हूँ। मेरी माँ नौकरी भी करती है। घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी वे बहुत ही अच्छे से निभाती है। उनके सरल और सुलझे व्यवहार की तारीफ घर के सारे लोग करते हैं। मेरी माँ गरीबों और बीमारों की भी हर संभव मदद करती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं जब कोई गलती करता हूँ तब माँ मुझे डांटती नहीं है, बल्कि प्यार से समझाती है। उनके प्यार और ममतामयी स्पर्श को पाकर मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। मेरी माँ मेरी आदर्श है। वे मुझे सच के रास्ते पर चलने की सीख देती है। कहते हैं कि माँ ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया एक वरदान है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ दी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं माँ के बारे में। आपने देखा कि किस प्रकार सरलता से बात कही गई है, वर्तनी की शुद्धता और साथ ही साथ अनावश्यक विस्तार से बचा गया है। अब अगला अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं, मैं हूं रोटी। तो यहाँ रोटी अपने बारे में बता रही है। मैं रोटी हूं, मेरी माँ धरती है। मेरा जीवन एक गेहूं के छोटे से बीज से शुरू होता है। छोटे से, यहाँ पर जो 20 लिखा है उसका हो जाएगा 20 का बीज, छोटे से बीज, छोटे से बीज से शुरू होता है। फिर आगे आगे पढ़ते हैं। मुझे सर्दियों में बोया जाता है, बीज पौधा बनकर लहला उठता है। मार्च के महीने में पौधे सुनहरे रंग के हो जाते हैं। फिर उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। धूप में सूखने के बाद पीट पीट कर
भूसे से गेहूं अलग किया जाता है, फिर गेहूं के दानों को साफ करके चक्की में पीस दिया जाता है। अब इसे आटा कहते हैं। इस आटे में पानी डालकर गूंथा जाता है, उसकी लोई बनाकर चकले पर रखी जाती है और बेलन से गोल गोल बेला जाता है, फिर उसे गरम तवे पर डाल दिया जाता है। उसके बाद ही मैं रोटी कहलाती हूँ। तो इतने सारे मतलब कट, तो बच्चों इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है तब जाके रोटी बनती है। अब तुम ही सोचो कितना दुख सहा है मैंने, यही है मेरा जीवन। पहले बीज, फिर पौधा, फिर गेहूं, फिर आटा और फिर आटे से रोटी। पर मैं तुम्हें कितनी स्वादिष्ट लगती हूँ, तुम मुझे सब्जी और दाल से खाते हो और मैं तुम्हें खुश देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से रोटी अपने बारे में बता रही है। तो अगर आपको किसी के बारे में इस तरीके से बताना हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग है। अब अगला कट, हमारा अगला अनुच्छेद है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों की पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग की पट्टी है। सफेद रंग शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। यह चक्र निरंतरता और प्रकृति का प्रतीक है। यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। आगे तिरंगे में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह सभी सरकारी भवनों व सरकारी कार्यालयों पर लहराता है। इसे राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है, इसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये पढ़ा हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो बच्चों इस प्रकार से जैसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लिखा है, इसी प्रकार से आप राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर सीखा कि किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन किया जाता है। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें उस विषय से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। हमें अनावश्यक विस्तार नहीं देना होता है इसमें कभी भी, क्योंकि अनावश्यक विस्तार देने पर हम जो विषय उससे भटक जाते हैं। अब करते हैं अभ्यास कार्य। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं बच्चों, इन अनुच्छेदों का विषय मैं पढ़ देती हूँ। कार्य आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। जैसा पहला अनुच्छेद है मेरा प्रिय विद्यालय, तो आप विद्यालय के बारे में बताएंगे अपने। मेरे प्रिय अध्यापक अध्यापिका, जो आपकी पसंदीदा टीचर हो यानी कि अध्यापक हो या फिर अध्यापिका, उनके बारे में लिखेंगे। अपने प्रिय त्योहार के बारे में बताएंगे आगे, मेरा प्रिय त्योहार। फिर मेरा जन्मदिन, अपना जन्मदिन आपने कैसे मनाया है उसके बारे में बताएंगे। मेरा प्रिय खेल, जो खेल आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में लिखेंगे। समय का सदुपयोग, कि हमें समय को क्यों व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हम उसका ठीक प्रकार से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। फिर गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है, इसके बारे में बताएंगे। और मेरा पालतू जानवर, अगर आपने कोई जानवर पाल रखा है तो आप उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद, जिनको हमने अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य के बारे में भी समझा। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अनुच्छेद लेखन के बारे में जाना कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे जाते हैं। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बार बार अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।